दोस्तों, पिछली कहानी में आपने संजय के पिता दीनानाथ से उस घर से जुड़ा एक डरावना अनुभव सुना। दीनानाथ ने जो अनुभव 25-30 साल पहले किया था, उस पर घर के बाकी सदस्यों को विश्वास हो ना हो, संजय को था, क्योंकि संजय ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया था। उसके बाद संजय को एक और अजीब सपना भी आया था। उस सपने के अंदर वो उस घर के अंदर था और उस घर में उसने एक भयानक साया देखा। अब उस सपने का क्या अर्थ था, सुनते ही इस कहानी के अंदर। 2 बजे आए उस अजीब से सपने के बाद संजय को नींद नहीं लगी। घर के अंदर बाकी लोगों के खर्राटों के बीच वह उसी सपने के बारे में सोच रहा था। हालांकि हर दिखाई देने वाले सपने के पीछे कोई कारण या कोई तर्क नहीं बैठता। अक्सर हमारा दिमाग उल्टे पुल्टे सपने देखता है। कई बार कुछ देखने सुनने से भी हमें सपने आते हैं। तो शायद से उस रात का सपना भी वैसा ही कुछ हो। उसके पिता ने जो बात बताई थी, शायद उसी वजह से उसे वो सपना आया हो। अब भले ही सपने के पीछे का कोई तर्क नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस खुली खिड़की का क्या रहस्य था। दिन भर जो खिड़की बंद रहती थी, वो रात को कैसे खुल जाती थी। अगर हवा इसके पीछे हो तो क्या दिन में उस खिड़की को खुला नहीं रहना चाहिए था। अब ऐसे अनगिनत सवालों के बीच सुबह हो गई। अगले दिन सुबह ही वकील का दीनानाथ को फोन आया। उसने घर से जुड़े कानूनी समस्या के लिए उन्हें उनके ऑफिस बुलाया था। दीनानाथ गजानन को लेकर उसके ऑफिस के लिए निकल गए। जब नाश्ता हो गया तो संजय आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गया। उसकी नज़र सामने वाले घर की खिड़की पर गई और आश्चर्य रूप से वो खिड़की अब बंद थी। संजय को अब उस घर से जुड़े रहस्य के बारे में जानने की ज़्यादा उत्सुकता थी और उसी उत्सुकतावश उसने वाड़े के अंदर रखे उसके दादाजी की अलमारी और ट्रंक को खोलकर देखा। एक लोहे के ट्रंक में उसे पुरानी तस्वीरें मिली, जिसमें से कुछ तस्वीरें उसके और उसके भाइयों के बचपन की थी, कुछ तस्वीरें उसके पिता की शादी की थी, कुछ उसके चाचा की शादी की। ऐसी कई सारे तस्वीरें वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसमें से एक काफ़ी पुरानी स्टूडियो के अंदर खींची हुई ब्लैक एंड वाइट तस्वीर मिली, जिसमें 3 लड़के बैठे हुए थे। 2 को तो वो वही पहचान गया, एक उसके पिता और दूसरे उसके चाचा थे, और तीसरे को देख वो समझ गया कि वही उसके बड़े चाचा गोपाल हो गए। उसके बाद एक और तस्वीर मिली, जिसमें उसके चाचा गोपाल एक लड़की और एक 2 साल के बच्चे के साथ थे। अब इन 2 तस्वीरों के अलावा उसके चाचा से जुड़ी और कोई तस्वीर वहाँ नहीं थी। दोपहर को जब दीनानाथ और गजानन घर आए तो सुंदर ने वकील से क्या बात हुई इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। शायद से उस दिन का गुस्सा उसके मन में अब भी था। हालांकि दीनानाथ ने भी इस विषय पर कोई बात नहीं की। पूरा दिन ऐसे ही आलस में निकल गया और फिर रात को सब लोग खाना खाकर ऊपर के कमरे में सोने चले गए। आज बाहर आसमान में काले बादल जमा हो चुके थे। रात को कभी भी बारिश होगी, इसलिए सब लोग अंदर ही सोने वाले थे। हालांकि खाना खाने के बाद संजय ऊपर छत पर टहलने के लिए चला गया। उसने देखा कि सुंदर भी वही अकेला खड़ा था। क्या हुआ सुंदर, आज काफ़ी शांत शांत हो? कुछ नहीं, उसने जवाब को टाल दिया। उस घर से जुड़ा विषय है ना, संजय ने बात को छेड़ते हुए कहा। देखो सुंदर, अब पिताजी ने जो कुछ देखा महसूस किया, इसी वजह से वो थोड़े डरे हुए हैं, इसलिए वो उस घर से थोड़ा दूर भागते हैं। अब बस कर संजू, अब तू मत कहना कि बड़े पप्पा की बात पर तुझे भी भरोसा है। देख भाई, तू बुरा मत मानना, लेकिन बड़े पप्पा हो या मेरे पप्पा, दोनों ही पुराने ज़माने के लोग हैं, गांव खेड़े के लोग हैं। भूत प्रेत जैसी फालतू बातों पर भरोसा करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। ठीक है सुंदर, लेकिन तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? संजू, तू नहीं जानता यार, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और ये लोग उस घर को बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। दोपहर को मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी। वो दोनों कह रहे थे कि इस घर को वैसे ही रहने दो। अब बता, लाखों की प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ दे क्या? संजय सुंदर की कंडीशन जानता था। अपने बिजनेस के लिए उसने बाहर से काफ़ी लोगों से कर्जा ले रखा था। उसे उम्मीद थी कि इस घर के बिक जाने के बाद उसे मिलने वाले हिस्से से उन कर्जों को फेड़ा जा सकता है। हालांकि वो ना तो दीनानाथ की बात को समझता था
और ना ही उसकी बात समझेगा, इसलिए संजय ने उसे समझाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद सुंदर घर के अंदर चला गया। संजय काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका ध्यान उस घर की ओर गया और आश्चर्य रूप से वहाँ की खिड़की अब खुली हुई थी। संजय उस घर के अंदर क्या है यह जानने के लिए नीचे उतरा। घर के आंगन में आया तो देखा कि उस घर के अंदर उस खुली हुई खिड़की के पास कोई था, जो दोनों हाथों से उस खिड़की की ग्रिल को पकड़े हुए था। जब संजय थोड़ा आगे आया तो देखा कि वो उसके मर चुके चाचा गोपाल थे, जो खिड़की के पास खड़े होकर एक अजीब सी आस में उसकी ओर देख रहे थे, जैसे वो कह रहे हो कि उन्हें बाहर निकालो। संजय को मन के अंदर ऐसा लगने लगा जैसे उसे उनकी मदद के लिए वहाँ जाना चाहिए। वो थोड़ा आगे बढ़ा और तभी एक बड़ा सा काला और जल चुका हाथ उसके चाचा के कंधे पर आया। उस हाथ का पंजा उसके चाचा के छाती जितना बड़ा था और उसने उसके चाचा को इतनी तेजी से पीछे खींचा कि वो एक झटके में ही गायब हो गए। और अचानक एक काला गाढ़ा धुआं उस खिड़की से बाहर निकलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। संजय डर गया और तेजी से दौड़ता हुआ वाड़े के अंदर जाने लगा। वो धुआं ठीक उसके पीछे ही था। वो उसे छूने ही वाला था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने मोबाइल में चेक किया तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। संजय अपने सपने और सच्चाई के अंदर इतना कंफ्यूज हो गया कि काफ़ी देर तक उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कब सोने के लिए आया और कब उसने ये सपना देखा। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे सारी घटना उसके सामने ही घट रही हो और वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसके बाद संजय को काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। सुबह जब देर से उठा तो पता चला कि उसके पिता दीनानाथ गोपाल और रमेश को लेकर उसी वकील के पास गए हुए थे। संजय तैयार हुआ और नाश्ते के लिए बैठा ही था कि एक जोर की चीख उसे घर के बाहर सुनाई दी। वो चीख सुंदर की थी। संजय दौड़ता हुआ आंगन में आया। उसके पीछे राघव और घर के सदस्य भी आ गए, लेकिन आसपास कहीं पर भी सुंदर दिखाई नहीं दे रहा था। राघव और घर के बाकी लोग सुंदर को आवाज़ देने लगे, उसे यह आवाज़ ढूंढने लगे। तभी संजय का ध्यान सामने के घर पर गया। उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। संजय दौड़ता हुआ उस घर की ओर भागा। राघव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। जब वो घर के दरवाजे के पास पहुंच गए तो देखा कि हॉल के अंदर सुंदर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे और आंखें पूरी तरह से ऊपर हो गई थी। अचानक संजय को अपने उस अजीब से सपने के बारे में याद आया। उसने अपने सपने के अंदर इसी फर्श और इसी हॉल को देखा था। हालांकि इससे पहले उसने ये जगह नहीं देखी थी। तभी राघव दौड़ता हुआ अंदर आया। वो सुंदर को उठाने लगा। संजय ने भी उसकी मदद की और वो दोनों सुंदर को वाड़े के अंदर ले आए। घर की औरतें सुंदर की ऐसी हालत देख डर गई। उन्होंने तुरंत घर के बाकी लोगों को फ़ोन करके इसके बारे में सूचना दी। संजय ने भी तुरंत देर ना करते हुए अपनी गाड़ी निकाली। उन्होंने सुंदर को गाड़ी के अंदर बिठाया और राघव और प्रिया के साथ वो नज़दीकी अस्पताल में चले गए। कुछ ही देर बाद दीनानाथ और गजानन घर के बाकी सदस्यों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने सुंदर को पैरालिसिस का स्ट्रोक बताते हुए उसे जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। उसके बाद दीनानाथ, गजानन, रमेश और प्रिया सुंदर को लेकर शहर के बड़े अस्पताल की ओर निकल गए और संजय राघव के साथ वाड़े पर आ गया। घर के अंदर अचानक से टेंशन और दुख जैसा माहौल हो गया। सुंदर को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से सबको आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा फिट थी। वो ना ही ज़्यादा मोटा था और ना ही इससे पहले उसे कोई तकलीफ थी। हालांकि संजय जानता था कि उसे पैरालिसिस का अटैक उसकी तबीयत की वजह से नहीं बल्कि उस घर में जाने से हुआ है। वह कुछ तो अजीब और डरावना हुआ था जिसकी वजह से सुंदर की ऐसी हालत हुई। क्या उसने वहाँ कुछ देखा था? क्या किसी अजीब शक्ति ने उस पर हमला किया था? उसके साथ क्या हुआ होगा? इन सवालों से संजय खामोश बैठा था।
रात को दीनानाथ का फ़ोन आया। सुंदर को आईसीयू के अंदर रखा गया था और उसकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। उसके बाद रात को किसी का भी खाने में मन नहीं लगा। सब लोग बिना खाए ही सो गए। संजय और राघव नीचे ही सोए ताकि घर की औरतों को डर ना लगे। और देर रात संजय को फिर से वही सपना आया। वो अपने आंगन में खड़ा था। सामने वाले घर की खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की के अंदर इस बार एक नहीं बल्कि दो लोग खड़े थे। एक उसके चाचा गोपाल और दूसरा सुंदर। और जैसे ही संजय उस खिड़की के पास जाने लगा, अचानक से वो खिड़की बंद हो गई। उस सपने के बाद संजय की नींद खुल गई। उसने देखा रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो उठा और खिड़की के पास गया। उसने सामने वाले घर की ओर देखा तो वहाँ की खिड़की बंद थी। दोस्तों, आखिर सुंदर के साथ क्या हुआ? क्या है रहस्य उस घर का? कौन है वो बड़ा तीसरा साया? और क्या है प्रेत साधना? जानेंगे इसके अगले और आखिरी पार्ट में। धन्यवाद।